ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए जो कि 1.1 का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज पार्ट 14। इसके पहले पार्ट 13 तक हो चुका है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और ये पार्ट 14 है जिसमें हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको अकेला एक वीडियो में रखें। ठीक है, क्यों रखे हैं? क्योंकि वो 5% वाला केस है, जहाँ जो भी इसका कोफिशिएंट है, उसको कोफिशिएंट कहा जाता है, वो आगे पड़ेगा पोलिनोमियल में। इसका बगल वाला जो भी नंबर होता है ना, उसको बी नहीं मानेंगे। और क्यों नहीं मानेंगे और क्या मानेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक और क्या रीजन, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूज ईडीएल, है ना, ईडीएल मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा, to show that the cube of any positive integer is a form of 9m plus 1 and 9m plus 8। मतलब क्या है? ठीक है, मतलब है पहला बात क्यूब का बात हो रहा है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जिसमें हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, और तीसरा ये सब फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है। तो पहले क्यूब क्या होता है इस बात को समझते हैं। देखिए, अगर मैं लिखता हूं x, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x इंटू एक्स। जितना भी पावर होता है ना, उतना टाइम लिखा जाता है। किसको? जो बेस होता है उसको। अगर मैं लिखता हूं 2 के पावर 3, इसका मतलब हुआ 3 टाइम लिखना है। और किसको लिखना है? बेस को लिखना है। ये बात सबको पता होगा कि इसको बेस कहा जाता है और इसको पावर कहा जाता है। सब बेसिक चीज है। ये सारा चीज आपको एक्सपोनेंट में पढ़ना है। जो बेसिक जो मैथ बूस्टर क्लासेज है उसमें एक्सपोनेंट में पढ़ाया जाएगा, तो काफी इसको इलैबोरेट करके वहां पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब चलिए, मतलब क्यूब क्या होता है मतलब समझ चुके हैं ना। वहां पे आपको ये भी सिखाया जाएगा, कोई भी नंबर का क्यूब निकालना है तो आप कैसे 2 से 4 सेकंड में निकाल सकते हो। क्यूब रूट निकालना है 4 से 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हो, वो सब तरीका आपको सिखाया जाएगा वहां पे। तो चलिए, अभी आपको क्या यूज है? अभी आपको यूज है कि सर a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है। देखिए क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना। देखिए, दोनों जो टर्म है उसका क्यूब होता है, दोनों कॉर्नर में, है ना, प्लस जो पहला जो होगा उसका स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई दूसरे से, तो a स्क्वायर इनटू b, और उसका मल्टीप्लाई 3 से, मतलब जो पावर है उससे। देखिए ध्यान दें, मतलब क्या, a स्क्वायर पहला जो टर्म है उसका स्क्वायर, दूसरा जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे, दैट इज a स्क्वायर इनटू b, और उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, दैट इज 3a स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब इसका स्क्वायर हो चुका है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो b स्क्वायर, है ना, उसका मल्टीप्लाई पहले से तो a से, और उसका मल्टीप्लाई 3 से, है ना। मतलब वो याद करेगा, तरीका समझाना है। एक्चुअली ये कहां से है? इसका 2 प्रूफ है, एक तो आपको अलजेब्रिक प्रूफ है और एक आपका बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ है ना। तो बाइनोमियल का 11th क्लास में पढ़ना है तो वहां उसको प्रूफ बताया जाएगा, और अलजेब्रा आपको मैथ बूस्टर में बताया जाएगा, तो वहां इसका प्रूफ आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। आप यहां समझने की कोशिश कीजिए कैसे याद करते हैं। मतलब क्या होगा, आपको पहला जो टर्म था उसका स्क्वायर किए और दूसरे से मल्टीप्लाई किए, है ना, और उसका मल्टीप्लाई 3 से किए। ठीक है, उसके बाद क्या किया? इसका स्क्वायर हो चुका है, इसको काट दीजिए। अब क्या करेंगे? अब आप दूसरे टर्म का स्क्वायर करेंगे, दैट इज b स्क्वायर, और पहले से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, है ना, जैसे यहां पे कर रहे थे। अब क्या करेंगे? b क्यूब। तो ये सब बेसिक कांसेप्ट है, सबको पता भी होना चाहिए। क्लास 10 में आप लोग हैं, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका यूज है आपको। और अभी तत्काल इसको याद कर लीजिए, जैसे आपको रिलेट करके याद करना है। देखो, चीजों को रिलेट करके याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं एनालाइज करना। ठीक है, एनालाइज करके आपको समझा दिया है ना, कैसे कैसे पहला का स्क्वायर हुआ, दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका स्क्वायर हुआ, दूसरे टर्म का पहले से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो एनालाइज हुआ। लेकिन इसका अलजेब्रिक जो प्रूफ है वो आपको अलजेब्रा के क्लासेस मैथ बूस्टर में वहां इसका प्रूफ बताया जाएगा कैसे लिया है। ठीक है, अभी चलते हैं। तो क्यूब क्या होता है समझ चुके हैं। पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत बार बता चुके हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर दैट मींस 1 2 3 डॉट डॉट, सबका सब क्या नेचुरल नंबर है। दैट मींस अगर कोई आपसे पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, जो कि 2 होता है या तो ऑड नहीं तो इवन होता है। सिंपल, ये सब बताया जा चुका है ना। अब आगे चलते हैं, अब फॉर्म्स पे आते हैं। तो ये 2 काम हो चुके हैं हम लोग का। अब तीसरा है कि फॉर्म। तो फॉर्म में हम क्या बोले थे आपको कि जो बगल में जो नंबर से मल्टीप्लाई रहता है वही आपका b का वैल्यू होता है, और आपको रिलेट करके निकालना रहता है। रिलेट मतलब आप देख कर बता सकते हो, m का बगल में क्या है, तो 9 है, तो 9 b का वैल्यू हो गया। तो पहले तो जो आपको सिखाया जाएगा तो वही करेंगे, और फिर आपको बताया जाएगा कि क्यों वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मतलब हम कहा दिए कि b का वैल्यू 9 है।
v का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। तो क्या करते थे लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए है ना, बी ए एंड b इक्वल्स टू 9 या b 9। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज a इक्वल्स टू b इक्वल टू 9, therefore 9q प्लस r। दैट मीन्स क्या किया गया, अल्टीमेटली आपको कोई नंबर a लिया गया, उसका डिवाइड 9 से किया गया, तो q टाइम कोई क्वोशिएंट आया होगा और लास्ट में आपका r रिमाइंडर आया होगा, है ना। दैट मीन्स r क्या क्या हो सकता है, तो r का जो केस होता है कहां से स्टार्ट होता है, 0 से r, और ये किससे छोटा होता है, डिवाइडर से, दैट इज 9, b से छोटा होता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 9 आ सकता है, नो सर 9 नहीं है, क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर यहाँ पे 9 आता तो 9 हो जाए 9 और कट के फिर 0 आ जाता, इसीलिए वहां पे डिवाइजर के इक्वल कभी भी रिमाइंडर नहीं आ सकता है, कभी भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। यहां तक बात समझ में आ गई, क्या समझ गए कि रिमाइंडर का टोटल कितना केस बनेगा, तो हमेशा डिवाइजर के इक्वल होता है, दैट मींस 9 बनेगा टोटल। देखो 1 टू 8 हुआ और 0 मिलाकर 9 हुआ, है ना, टोटल 9 केस बनता है। ठीक है, अब यही का क्वेश्चन समझाना चाहते हैं। देखो आंसर यहां से भी आएगा, आंसर यहां से भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, यहां से भी। लेकिन बताइए अगर आप ये बताइए कि यहाँ टोटल कितना इक्वेशन आएगा, टोटल कितना केस बनेगा, तो 9 केस बनेगा। मतलब जो जनरली आपका जो पिछला क्वेश्चन में 3 केस बना था जिसका हम स्क्वायर करके निकाले थे, यहाँ पे 9 डिफरेंट केस बनेगा और सारे केस को प्रूफ करना पड़ेगा, वो भी कैसे करके, क्यूब, जो कि क्यूब का फॉर्मूला ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो दैट मींस ये कैलकुलेशन ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो होता क्या है, चीज समझिए, होता क्या है, होता ये है कि कोई मैथमेटिशियन है, ठीक है, इन्होंने आपको एक फॉर्मूला दिया, लेट से कोई फॉर्मूला 1 दिया आपको, है ना, और ये फॉर्मूला 1 आपने यूज किया, है ना। आपको एक क्वेश्चन दिया टीचर ने कि 50 क्वेश्चन दिया गया उसके बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे कितने क्वेश्चन है, 50। तो आपने क्या, आपने लगाया इस फॉर्मूला को, और जैसे लगाया तो जैसे 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, कितना 15, तो काफी अच्छा लगा आपको, है ना। मैथ का क्वेश्चन जब बनता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बन रहा है क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, बिल्कुल सही बात है। 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जैसे ही आपका क्वेश्चन 16 से स्टार्ट हुआ, आपने कहा कुछ माथा पेची हो रहा है ना, माथा पेची हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, तो आपने बोला कि नहीं यहां से काम, अब 16 के बाद जैसे आप 17 में गए ना, आपने कहा नहीं ये काम थोड़ा सही नहीं जा रहा है। तो क्या होता है कि यहां से क्या करता है, मैथमेटिशियन को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दैट मींस क्या हुआ, अगर कुछ गड़बड़ है तो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उन्होंने क्या किया, इसको अपग्रेड किया। अपग्रेड करने का मतलब समझ में आता है, जैसे आप गेम खेलते हो, है ना, गेम जैसे खेलते हो तो क्या होता है, एक समय आता है उस गेम का अपडेट आता है ना, प्ले स्टोर पे आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो अगर कोई अपडेट आता है तो अपडेट क्यों आता है, आप लेवल क्रॉस की, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो अपग्रेड क्यों आता है, अपग्रेड इसलिए आता है क्योंकि क्या होता है, अगर अपग्रेड नहीं किया जाएगा तो वो गेम फंसने लगेगा, है ना, वो गेम फंसने लगेगा और फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उस गेम के साथ, है ना। वैसे ही अगर ये भी फंसने लगा तो इसको भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी पड़ गया। तो जैसे इसको अपग्रेड किया गया, फॉर्मूला 2 आया, क्या है, फॉर्मूला 2 आया। दैट मींस आप फॉर्मूला बोल सकते हो या कांसेप्ट बोल सकते हो, है ना, कुछ भी बोलो, दैट मींस फॉर्मूला 2 आया। तो फॉर्मूला 2 आया कहां से, इसी के बेसिस पे आया है ना, बात समझ आया, मतलब फॉर्मूला 1 को अपग्रेड करके फॉर्मूला 2 लाया, आपका गेम नहीं चेंज हो गया, गेम का अपग्रेड करके उसका वर्जन चेंज हुआ है, पसंद आ रहा है। तो अब क्या हुआ, यहां से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब बोला कि 16 17 सर बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करके ना, मस्त क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब आपने 16 सॉल्व करना स्टार्ट किया और फिर आपका 30 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली, मस्त समझ आ रहा है। 30 के बाद फिर क्वेश्चन फंसना स्टार्ट हो गया, 31 से 32, फिर आपने कहा नहीं इस पे काम नहीं बन रहा है, तो 32 31 ये फंस गया ना, तो फिर इसको अपग्रेड करके कोई फॉर्मूला 3 या फिर मेथड 3 आया, है ना, या कांसेप्ट 3 आया और वहां से फिर काम आसान हो गया। तो मैथमेटिक्स में ऐसे वर्क होता है ना,
मतलब क्या होता है, मैथ एक क्वेश्चन सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड का मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो मेथड फंसने लगता है उसको एप्लीकेबल कर दिया जाता है कि ये यहीं तक इसका लिमिट था, है ना। अब इसके बाद जो लिमिट आगे बढ़ाया गया तो उस चीज को अपग्रेड किया, किसको, उस कंसेप्ट को, फॉर्मूला को अपग्रेड किया गया, ठीक है। तो बस समझते हैं, ठीक। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ पहला बात कि टोटल 9 इक्वेशन आएगा, है ना, 9 इक्वेशन आएगा। मैं 9 लिखता हूँ पहले टोटल। टोटल कितना केस बनेगा, तो 9 केस बनेगा, है ना। वो 9 क्या केस है, पहला केस ये होगा, जब 0 पुट कीजिएगा तो a इक्वल्स टू 9q होगा। जब आप 1 पुट कीजिएगा तो 9q प्लस 1 होगा। जब 2 पुट कीजिएगा तो 9q प्लस 2 होगा, है ना। जब 3 पुट कीजिएगा तो 9q प्लस 3 होगा। जब 4 पुट कीजिएगा तो 9q प्लस 4 होगा, है ना। जब 5 पुट कीजिएगा तो 9q प्लस 5 होगा, है ना। जब 6 पुट कीजिएगा तो 9q प्लस 6 होगा, है ना। उसी तरह 9q, जब 7 पुट कीजिएगा तो 9q प्लस 7। जब 8 पुट कीजिएगा तो 9q प्लस 8। मतलब इतने सारे केसेस होंगे, देखिए जरा सा, इतने सारे केसेस होंगे, है ना। तो मान के चलो जब मजबूरी हो जाएगी तो आपको सॉल्व करना ही है। लेकिन बताइए यहाँ और यहाँ छोटा छोटा संख्या है, इसका क्यूब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना, उसको कॉमन फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ से भी जो 4 केसेस आएंगे 9, 5, 9, 6, 9, 7, 9, 8, तो 9 का क्यूब कितना बड़ा होता है, 729 होता है ना, है ना। उसी तरह आपका 7 का क्यूब, है ना, 8 का क्यूब, उसके बाद उसमें कॉमन फैक्टर को निकालना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और एक बात कहते हैं, इस क्वेश्चन का जो मार्किंग होगा, जैसे इस क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, तो अगर कोई इस प्रोसेस से भी सॉल्व करेगा ना, जो टोटल 9 केसेस है, 9 केसेस को एलिबरेट करके जब सॉल्व करेगा तो उसको भी मिलने वाला तो 3 मार्क्स ही है। उसको थोड़ी है कि मेरिट लिस्ट में उसका स्पेशल नाम आ जाएगा, है कि उसको भी 3 मार्क्स ही मिलेगा। और जो इस चीज को अपग्रेड वर्जन में जो पढ़ा है, इसका क्या अपग्रेड वर्जन है, जैसे हम गेम का बताए थे उससे रिलेट करके समझिएगा। इसका जो अपग्रेड वर्जन है वहां पे इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना, काफी इजीली सॉल्व होगा। तो जो बच्चा उससे भी सॉल्व करेगा उसको भी 3 मार्क्स ही मिलेगा। तो हार्ड काम क्यों करना है, अगर किसी को करना है तो कर लीजिएगा और करके सॉल्व कीजिएगा, कॉमन निकाल के बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही पढ़ा जाएगा जो अपग्रेड वर्जन है, ठीक है। तो चलिए अपग्रेड वर्जन करते हैं। मतलब आपको अभी क्या सिखाया गया कि ये क्वेश्चन को उस मेथड से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मतलब b का वैल्यू 9 लेकर क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, है ना। मतलब क्या पता चला कि b का वैल्यू यहाँ पे 9 नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए 2 प्रॉब्लम होगा। पहला प्रॉब्लम है कि 9 केसेस बनेगा, 9 केस का क्यूब करके सॉल्व करना है। क्यूब तो करना ही ना, क्यूब का बात हो रहा है तो क्यूब तो करना ही है, पर 9 केसेस बनेगा। इस केस को अगर कम कर दिया जाए, 3, 4, 5 केस कर दिया जाए तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा 5% केस वो कौन सा केस है जिस केस में हम लोग जो बगल वाला जो नंबर होता है वो b का वैल्यू नहीं होता है। कौन सा होता है, जहां पे वो नंबर बड़ा हो, नंबर अगर बड़ा है तो b का वैल्यू नहीं लेंगे और कभी नहीं लेंगे, है ना। बड़ा का मतलब क्या हुआ, दैट मींस एटलीस्ट 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर 4 से बड़ा है 5, 6, 7 अगर है तो वहां पे आप ये 5 तक चलेगा, लेकिन 6 के बाद नहीं चलेगा। 6 के बाद वो नंबर को आप नहीं ले सकते, है ना। अब क्या लोगे उसके मतलब, ये चीज आप समझोगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको संख्या को उठाना है। क्या संख्या है, इसको इसका फैक्टर लिखना है। फैक्टर सबको पता होगा, बेसिक पढ़ा दिया गया है इंट्रोडक्शन में। जो इसको डिवाइड करता है तो 1, 3 और 9, 1, 3 और 9, है ना। 1 का तो कोई केस बनता ही नहीं है, और बचा 3 और 9, और 9 तो हमको लेना ही नहीं है। सिंपल देखिए, 1 का तो कोई केस नहीं बनता है और 9 आप ले नहीं सकते हो। अभी आप डिसाइड कर चुके हो कि 9 नहीं लेना है। अभी आप बता दिएगा b का वैल्यू 9 नहीं लेना है, दैट मींस b का वैल्यू आप लेके हो गया तो सर b का वैल्यू केवल 3 लिया जा सकता है। बातों को समझिए, बातों की गहराई को समझिएगा। आपको क्या करना है, वो नंबर को फैक्टर उठा कर लिखना है। उस नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है उसको लिख देना है। आप लिख दिए 1 तो होगा ही नहीं, और जो नंबर है उसको लेना है नहीं। अगर लेना रहता तो फैक्टर कौन होते वही ले लेते, हाँ। तो बचा जो भी नंबर वो उसका फैक्टर उसमें से चूज करेंगे कौन होगा। तो यहाँ तो केवल एक ही बच रहा है। लेट से कोई और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए b का वैल्यू 18 होता है तो क्या होता है 1, 2, 3, 6, है ना, उसके बाद 9, उसके बाद 18।
तो 18 तो नहीं होता और 1 नहीं होता, इतना केस बचा। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्वेश्चन कैसा मांग रहा है, मतलब वहां 18 के फॉर्म में था, 18 मांग रहा है, तो 18 कॉमन किससे किससे आ सकता है, तो 18 किससे किससे कॉमन आ सकता है, 2 से तो नहीं आएगा, 3 या 6 से आएगा, है ना, तो 3 6 हम ले लेंगे, ये इजी भी होगा और 9 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो 3 6 में 6 नहीं लेंगे, केवल 3 लेंगे। तो ये खुद पे है, खुद को डिसाइड करने का, लेकिन इतना लेवल का आपसे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा, ना बोर्ड पूछेगा ना बुक में कभी आने वाला है, ठीक है। जितना लेवल तक क्वेश्चन का उसका मैक्सिमम लेवल 9 ही है, 9 ऊपर नहीं जाएगा, अगर जाता भी है तो आपको तरीका सिखा दिया गया है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको अल्टीमेटली अब जो बी का वैल्यू लेना है वो 3 लेना है, कितना लेना है बाबू, 3 लेना है, क्यों आपको दिखा दिया गया, और क्या कारण है वो बात आपको बता दिया गया, है ना। तो समझते हैं, आप क्या लिखोगे, फिर वही बात, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b equal to 3. Now according to Euclid division lemma, हाँ, a equals to क्या हो जाएगा, bq plus r, है ना। आपने क्या किया, 3 से डिवाइड किया a को, तो ये q टाइम कोई क्वेश्चन आएगा और r टाइम कोई रिमाइंडर आएगा, है ना। तो ये हो गया, ये 3q plus r। अब बताइए, अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या क्या रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है, तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, r होगा और कहां तक जाएगा, b से छोटा, है ना, दैट इज 3, हाँ, मतलब क्या हो सकता है 0 1 और 2। अब बताइए जरा सा कि 3 केस बनेगा, या तो 0 या तो 1 या 2, कितना छोटा छोटा केस है, कैलकुलेशन काफी इजी हो गया और जल्दी सॉल्व होगा और क्वेश्चन करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगा, वहां पे कैलकुलेशन किसी से मिस्टेक हो सकता है। तो अब क्या होगा, पहला केस क्या है, इसको क्या करोगे, इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, हाँ, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q, दूसरा क्या होगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, और तीसरा क्या होगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। बोल दो, अरे बोल दो, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। मतलब क्या है, मतलब ये क्या होता है, कितना आसान हो गया, टोटल 3 केसेस हुआ, और कितना छोटा नंबर है, 3 1 3 2 और 3 तो सिंपल है, कितना छोटा कैलकुलेशन हो गया और इतना आसान कैलकुलेशन कितना इजी होगा। तो अगर किसी बच्चे को यहाँ से भी सॉल्व करके 3 मार्क्स मिलने वाला है और किसी को उतना 9 कैलकुलेशन को सॉल्व करके भी 3 मार्क्स मिलने वाला है, तो वैसा काम कौन करेगा, है ना। तो बुद्धिमानी का काम करना है ना, बी स्मार्ट, है ना। चलिए, तो पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, जब भी आपको नोट डाउन करने के लिए कहा जाए तो वीडियो का पॉज किया कीजिए और नोट डाउन किया कीजिए, ठीक है। चलिए, दैट मीन्स थोड़ा साइड में लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स टोटल कितना केस बना, 3 केस बना। पहला केस हुआ a इक्वल्स टू 3q, दूसरा केस हुआ a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, और तीसरा हुआ a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, है ना। टोटल 3 केस हुआ। तो ये तो हमारा नंबर निकला, है ना, ये तो हमारा क्या निकला, ये जो पॉजिटिव नंबर है वो पता चला। लेकिन आपको पॉजिटिव जो इंटीजर उसी से मतलब नहीं है, आपको उसका क्यूब से मतलब है ना। सारा समस्या तो क्यूब है, सारा समस्या का जड़ क्या है, क्यूब है। अगर स्क्वायर होता तो हम लोग कहीं से कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ये क्यूब है, क्यूब मतलब कैलकुलेशन तो हार्ड होता। तो सारा समस्या का जड़ तब इसको करते हैं ना। आप क्या कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर पता कर लिया, 3 केस में पॉजिटिव इंटीजर है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब उसका क्यूब करना है। तो पहला उठाते हैं a इक्वल्स टू 3q, क्या लिखोगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। सर क्यूब क्यों कर रहे हैं, अरे कह रहा है इसलिए कर रहे हैं, है ना। अब बोथ साइड होता है LHS RHS, है ना। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है और क्यूब का क्यूब क्यूब होगा, है ना। याद रखिएगा 20 तक क्यूब भी याद रखिएगा और 20 तक स्क्वायर, कैलकुलेशन काफी इजी होगा, बताया जाएगा आपको। और मैथ बूस्टर क्लास में ये सब चीज सिखाया जाएगा, कैसे क्यूब वगैरह स्क्वायर होकर कैसे निकाले 2 से 3 सेकंड में, ठीक। चलिए, अब देखिए, क्या हमें 27 का फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? नो सर, हमको तो 9 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, तो 9 निकाल लीजिए बाहर, जिस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है उस फॉर्म बाहर निकालिए, तो 9 बाहर निकालिए। इसको 9 × 3q3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं।
मतलब मैंने क्या किया 9 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 9 के फॉर्म में है या 27 के फॉर्म में आ रहा था, उसको 9 के फॉर्म में लाना था, इसलिए मैंने 9 इंटू 3 क्यूब कर दिया। अब चीज देखिएगा, मतलब क्या है, एक इंटीजर लेते हैं 2, ठीक है, 2 का क्यूब कितना होगा? तो सर 8 होगा। ये भी एक इंटीजर है, 8 भी एक इंटीजर है, उसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24, ये 24 भी एक इंटीजर हुआ। दैट मींस कोई नंबर है तो उसका क्यूब एक इंटीजर होगा, उस इंटीजर को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी वो इंटीजर आएगा, है ना? आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल है। दैट मींस कि ये आपका एक इंटीजर आया, और कोई भी इंटीजर आपको आएगा एग्जाम में, इस क्वेश्चन में, तो उसको हमेशा क्या मानना है? m मानना है। क्या मानना है? m मानना है। क्या मानना है बाबू? m मानना है ना? तो दैट मींस 9 इंटू, इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी इंटीजर आएगा उसको हमेशा m ही मानना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा उसमें लिखा होगा कि वेयर m इज सम इंटीजर, है ना? तो आपको कोई भी इंटीजर आएगा तो उसको हमेशा क्या मानना है? m मानना है। दैट मींस जो पहला केस आया a क्यूब, है ना, इज इक्वल टू 9। तो हमने ये बात दिखा दिया कि कोई भी नंबर होगा उसका कोई भी केसेस होगा वो 9m के फॉर्म में आएगा, है ना? तो पहला हमने केस देख लिया, अब हमको देखना है ये दो और केस, देखते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए यहां तक। देखो ये जो वैल्यू है, आप कतई ये नहीं सोचिएगा कि m का वैल्यू 3 क्यूब है, नहीं, ऐसा बोल नहीं रहा। वो ये बोल रहा है कि इसको कैलकुलेट करने पे कोई एक इंटीजर आएगा, कुछ भी आएगा पर इंटीजर आना चाहिए। तो अगर कोई इंटीजर आएगा ना, कुछ भी इंटीजर आ रहा है तो उसको m मान लेंगे कि वो m एक इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर है, ठीक है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, इंटीजर बस आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझा दिया गया प्रूफ करके कि इंटीजर ही आएगा, ठीक है। चलिए पहला केस को क्लियर हो गया, अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस क्या है? a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ठीक है। क्या लिखते हैं? वहीं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, है ना? तो क्या हो जाएगा? a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 द होल, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम पढ़ा चुके थे शुरू में, क्योंकि मुझे पता था कि इसका यूज होगा यहाँ पे। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब दैट इज 3q द होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर दैट इज 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3b स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू a दैट इज 3 प्लस b क्यूब दैट इज 1 का क्यूब, है ना? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब, है ना? ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अभी तत्काल याद कर लो और रिलेट कर लो, है ना? रिलेट करके एनालाइज करके आपको जैसे समझाया था शुरू में, ठीक है। बाकी इसका जो प्रूफ होगा वहाँ आप जब अलजेब्रा पढ़िएगा मैथ बूस्टर क्लास में, तो वहाँ इसका प्रूफ हम कर देंगे, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम जब क्लास 11 में पढ़िएगा तो वहाँ इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27 क्यूब 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 9 होगा, और 9 इंटू 3 कितना होगा? 27 क्यूब स्क्वायर, है ना? ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 क्यूब प्लस 1 ऐसा नंबर है कि 1 का पावर कुछ भी हो, जीरो को छोड़ दो, है ना? जीरो भी हो, अगर 1 का पावर जीरो भी हो तो उसका मतलब ही 1 ही होता है, और 1 का कुछ भी पावर हो तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। दैट इज 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, मतलब पॉजिटिव कुछ भी दिया है तो हमेशा उसका रिजल्ट 1 ही होता है। देखिए तो अब हमको क्या देखना है कि हमें 27 आ रहा है, लेकिन कहीं 27 का जिक्र नहीं है, हमें 9 के ही फॉर्म में लाना है। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? यहां से और यहां तक सबसे 9 कॉमन ले, 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, अरे सबको भी दिखाई दे रहा है, 27 9, तो 9 कॉमन है ना? तो 9 कॉमन निकाल लीजिए। अगर मैं 9 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 3q बचेगा, और यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे q बचेगा प्लस 1। मैंने क्या किया? मैंने ऐसा किया कि यहां से और यहां तक के बीच में 9 कॉमन निकाल दिया और 1 को ऐसे छोड़ दिया। अब बताइए क्या था? कोई इंटीजर अगर है तो उसका क्यूब क्या होगा? इंटीजर होगा, बता चुके हैं। उसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी इंटीजर आएगा, दैट्स एक इंटीजर आएगा, कोई इंटीजर आएगा। वैसे ही ये भी एक इंटीजर आएगा, है ना? और ये तो इंटीजर है,
और कोई 3 को इंटीजर पे जोड़िएगा तो हमेशा इंटीजर रहेगा। प्रैक्टिकली देखते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 का क्यूब 8 होगा और 8 3 24, तो 24 एक इंटीजर है। मैं 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 एक इंटीजर है और एक 2, तो 2 भी एक इंटीजर है, जोड़िए तो कितना हो जाएगा 14, और 14 4 कितना होगा 18, और 18 और 10 38, है ना। तो 38 क्या है, 38 ये एक इंटीजर है, मतलब तीनों को जोड़ भी दिया क्या तभी एक इंटीजर है कि नहीं। तो ये तीनों को जोड़ के एक इंटीजर है, मतलब मैंने क्या किया, तीनों को सॉल्व किया इंडिविजुअली, उसके बाद तीनों को जोड़ दिया तो भी इंटीजर है, तीनों को सॉल्व किया है उसके बाद तीनों को जोड़ दिया तब एक इंटीजर आ रहा है। दैट मींस इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, है ना, क्या आएगा, इंटीजर आएगा, है ना। तो अगर कहीं भी इंटीजर आ रहा है इस क्वेश्चन में, कहीं भी इस क्वेश्चन में इंटीजर आ रहा है तो उसको क्या मानना है, m, क्या मानना है, m, हमेशा m, है ना, हमेशा m। इस क्वेश्चन में अगर m दिया है तो उस इंटीजर को m ही मानना है, बस आना इंटीजर चाहिए। अगर इंटीजर आया तभी m मानेंगे, अगर इंटीजर नहीं आया तो उसे m नहीं मानेंगे, ठीक है। तो क्या मानेंगे बाबू, उसे m मानेंगे। तो क्या हो गया 9m प्लस 1, है ना। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, दैट इज सेकंड फॉर्म, है ना। जो दूसरा फॉर्म था वो आपका प्रूफ हो चुका है। दूसरा क्या फॉर्म था, 9m प्लस 1, तो दूसरा फॉर्म आपका प्रूव हो चुका है। जल्दी नोट डाउन कीजिए। अब कौन सा बचा, तीसरा, आइए तो पहला प्रूफ हो चुका है, दूसरा और तीसरा बना गया, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, है, क्या लिखोगे, ऑन QB ऑन बोथ साइड a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 दी होल क्यूब, है ना। अब क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे, है ना। तो क्या होगा 3q दी होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, दैट इज 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3q प्लस 2 का क्यूब, है ना। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब। सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए और एनालाइज करके याद करो, है ना। बाकी इसका प्रूफ आपको बता चुके हैं, वहां बता दिया जाएगा 2 जगह। 3 का क्यूब दैट इज 27 क्यूब, 9 9 3 या 27 27 2 जा 54, है ना। 27 27 इंचों, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 9 9 का 36, है ना। 3 3 9 9 4 जा 36 36 क्यूब प्लस 8, है ना। मतलब क्या हुआ, ये सिंपल आपके इस फॉर्म में आ गया। क्या इस फॉर्म का कुछ यहाँ रिलेशन दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है सर, इतना तो कुछ है दिया ही नहीं है। आपको तो 9 के फॉर्म में लाना है, तो मैंने क्या बताया था, मैं 9 के फॉर्म में लाने के लिए क्या मैं यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि मुझे 8 तो बाहर दिखाई दे रहा है, ये जो 8 है ना वो तो बाहर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, दैट इज 9, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 9 ही लाना है, तो 9 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 9 जैसे कॉमन लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, है ना। कोई क्यूब एक इंटीजर है तो उसका क्यूब एक इंटीजर होगा। इसको पहले देखते हैं कुछ एग्जांपल से। लेट्स से 2 लेता हूं, है ना। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 8 में अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 8 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा, और 24 एक इंटीजर है, दैट मींस ये एक इंटीजर आया, है। अगर मैं क्यूब की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 4 जा 24, ये भी एक 24 आएगा, है ना। 24 भी एक इंटीजर आया, यहां रखते हैं। क्यूब के वैल्यू मैंने 2 लिया था तो 4 2 जा 8, है ना। तो 8 भी एक इंटीजर आया, है ना। सबको पता है 8 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब 24 कितना होगा, 48 और 2 48 और 2 आपका 50 56 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 56, और 56 भी आपका एक इंटीजर है ना। दैट मींस सबको अगर जोड़ दिया जाए तो भी इंटीजर आएगा, मतलब इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो एक इंटीजर आएगा, है ना। तो क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अगर कहीं भी इंटीजर आ रहा है तो उस इंटीजर का जो नाम होगा वो क्या नाम होगा, m, क्या नाम होगा, m। दैट मींस इन सबको सॉल्व करके आपने देखा और फिर अपना इसको ऐड किया
तो एक इंटीजर है, उस इंटीजर का क्या नाम दिया आपने m, आपके सामने इसका प्रूफ है। आपने यहाँ 24, यहाँ भी 24, यहाँ 8 तीनों को जोड़ा है तो 56 है, 56 ये क्या इंटीजर है। तो आपको क्या है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर कैलकुलेट किया तो 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ 8 है, सबको जोड़ा तो 56 है, सबका सब जोड़ा है तो 56 जब आया तो 56 एक इंटीजर है। तो यहाँ कुछ भी इंटीजर आएगा उसको क्या नाम देंगे, m, है ना। तो क्या हो गया भाई 9m प्लस 8, है ना। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, है ना। तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। ये जो केस बना, इस केस में जो फॉर्म आया आपका वो 9m प्लस 8 आया। तो आपको तीनों फॉर्म जो है वो प्रूफ कर दिया गया, ठीक है। तो काफी अच्छा से आपको समझाया गया है। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसके बाद एक बार कॉपी में कम से कम 2 बार सॉल्व कीजिएगा ना। तो आपको जो 5% का जो कंट्राडिक्शन वाला केस है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 1.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।